दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप हमारी वीडियोस कहां से देख रहे हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इतने सालों बाद मेरी सास मेरे पास माफ़ी मांगने के लिए आई थी। वो मुझसे रो रो कर कह रही थी कि बेटा, हमें माफ़ कर दो। हम सब ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, तुम हमें माफ़ कर दो। और रोकर मेरे पैर पकड़ने लगी और कहने लगी कि मैं आज तुम्हें सब कुछ सच-सच बताती हूँ। और उसके बाद जो सच उन्होंने मुझे बताया था, वो सुनकर मैं हैरान रह गई। मेरा नाम अंजलि है। मैं अपने माता-पिता और अपनी 2 छोटी बहनों के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। हमारा घर बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें प्यार की कभी कमी नहीं रही। मेरे पिताजी मजदूरी करते थे। सुबह सूरज निकलने से पहले घर से निकल जाते और शाम को थके हुए लौटते थे। कई बार उन्हें काम मिल जाता था और कई बार पूरा दिन काम की तलाश में ही निकल जाता था। लेकिन उन्होंने कभी भी हमें अपनी परेशानियों का एहसास नहीं होने दिया। घर में पैसों की हमेशा तंगी रहती थी। महीने के आखिर तक तो कई बार ऐसा हो जाता था कि माँ बार बार हिसाब लगाती रहती थी कि किस चीज़ पर खर्च करें और किस चीज़ को अगले महीने तक टाल दें। लेकिन मेरे पिताजी ने अपनी पूरी ज़िंदगी मेहनत करके हमें पाला। उन्होंने कभी हमें भूखे पेट नहीं सोने दिया। चाहे खुद एक वक्त की रोटी खाकर रह जाते, लेकिन हमारी थाली कभी खाली नहीं रहने देते। मैं तीनों बहनों में सबसे बड़ी थी, इसलिए छोटी उम्र से ही मुझे घर की जिम्मेदारियां समझ आने लगी थी। माँ के साथ घर का काम करती थी, छोटी बहनों का ध्यान रखती थी और जब पिताजी शाम को थके हुए घर लौटते थे, तो उनके लिए पानी लेकर दौड़ जाती थी। उन्हें देखकर हमेशा यही लगता था कि दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा मेहनत करता है, तो वो मेरे पिताजी हैं। उनकी हथेलियों पर पड़े छाले उनकी मेहनत की कहानी खुद बता देते थे। मेरे मन में हमेशा यही इच्छा रहती थी कि एक दिन मैं कुछ ऐसा करूं जिससे उनके सारे दुख दर्द दूर हो जाएं। लेकिन हर समय हमारे घर की हालत ऐसी नहीं थी कि मैं आगे पढ़ाई करके कोई बड़ी नौकरी कर पाती। इसलिए मैंने अपनी किस्मत को जैसा था वैसा ही स्वीकार कर लिया था। मेरे पिताजी का एक बहुत अच्छा दोस्त था। दोनों की दोस्ती कई साल पुरानी थी। सुख दुख में हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे। जब भी पिताजी किसी परेशानी में होते, तो उनके दोस्त सबसे पहले उनके साथ खड़े नजर आते थे। और अगर उनके दोस्त को किसी चीज़ की ज़रूरत होती, तो पिताजी बिना सोचे उनकी मदद करने पहुंच जाते थे। दोनों का रिश्ता सिर्फ दोस्ती का नहीं बल्कि भाई जैसा था। उनके दोस्त का परिवार हमारी तुलना में काफ़ी अच्छा था। उनके पास शहर में इलेक्ट्रॉनिक सामान का एक बहुत बड़ा शोरूम था, जहां टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन और घर में इस्तेमाल होने वाला लगभग हर इलेक्ट्रॉनिक सामान मिलता था। उनकी दुकान इलाके की सबसे भरोसेमंद दुकानों में गिनी जाती थी। आसपास के गांव और शहर के लोग वहीं सामान खरीदने आते थे, इसलिए उनका कारोबार बहुत अच्छा चलता था। हर महीने अच्छी कमाई हो जाती थी। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन इतना सब होने के बाद भी उनमें कभी घमंड नहीं आया था। वो बहुत सीधे साधे और ईमानदार इंसान थे। लोगों के साथ हमेशा प्यार से बात करते थे और अपने कारोबार को पूरी मेहनत और ईमानदारी से संभालते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी, एक बेटी और एक बेटा था। उनके बेटे का नाम राहुल था। राहुल बचपन से ही अपने पिता के साथ दुकान पर बैठता था। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने पूरा कारोबार संभालना शुरू कर दिया था। वो भी अपने पिता की तरह शांत स्वभाव का और बहुत ही समझदार लड़का था। दुकान पर आने वाले हर ग्राहक से बहुत अच्छे से बात करता था, इसलिए लोग भी उसे बहुत पसंद करते थे। एक दिन पिताजी के दोस्त हमारे घर आए। उस दिन माँ ने घर में जो भी था उसी से चाय और थोड़ा नाश्ता बनाया। दोनों दोस्त काफ़ी देर तक बातें करते रहे। फिर उन्होंने पिताजी से कहा कि भाई, अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो, तो मैं अंजलि को अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। मैं उसे बचपन से देख रहा हूँ। ये बहुत संस्कारी और समझदार लड़की है। मुझे इससे अच्छी बहू नहीं मिल सकती। उनकी बात सुनकर पिताजी कुछ पल के लिए चुप हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि हमारे जैसे गरीब घर की लड़की को इतना अच्छा रिश्ता कैसे मिल सकता है। उन्होंने झिझकते हुए कहा, भाई, हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम्हारा घर हमसे बहुत बड़ा है। मैं कहीं तुम्हारे लायक रिश्ता नहीं दे पाऊंगा। लेकिन उन्होंने तुरंत पिताजी का हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराकर कहा कि मुझे तुम्हारी बेटी चाहिए, दहेज नहीं। तुम्हारी बेटी हमारे घर आएगी, यही हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा होगा। उनकी ये बात सुनकर मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि आज के समय में जहाँ लोग दहेज के बिना रिश्ता तक नहीं करते, वहाँ कोई इंसान खुद दहेज लेने से मना कर रहा था। कुछ दिनों के बाद दोनों परिवारों की सहमति से
मेरा और राहुल का रिश्ता तय हो गया। मैं राहुल को ज़्यादा नहीं जानती थी, लेकिन जितना सुना था उससे यही पता चला था कि वो एक बहुत अच्छा इंसान है। मैंने भी अपने माता-पिता के फैसले पर भरोसा किया, क्योंकि मुझे पता था कि वो कभी मेरे लिए गलत फैसला नहीं लेंगे। रिश्ता तय होने के बाद दोनों परिवारों में खुशी का माहौल था। मेरी छोटी बहनें हर दिन शादी की बातें करती रहती थी। माँ धीरे-धीरे मेरी शादी की तैयारी करने लगी थी और पिताजी अपनी हैसियत के अनुसार जो बन पड़ता वो जुटाने लगे थे। उन्होंने कभी किसी से उधार लेने की कोशिश नहीं की, बस जितना हो सकता था उतना सामान अपनी बेटी के लिए इकट्ठा किया। कभी एक बर्तन खरीदते, कभी बिस्तर, कभी कुछ कपड़े, लेकिन हर बार यही कहते कि मेरी बेटी खाली हाथ नहीं जाएगी। माँ उन्हें समझाती कि जब सामने वालों ने साफ कह दिया कि उन्हें दहेज नहीं चाहिए, तो आप इतना क्यों सोच रहे हैं? लेकिन पिताजी कहते कि बेटी को विदा करते समय उसके काम आने वाला थोड़ा बहुत सामान देना हर माँ बाप की खुशी होती है। आखिरकार शादी का दिन भी आ गया। पूरा घर मेहमानों से भर गया। मेरी सहेलियां मुझे तैयार कर रही थी। माँ बार बार मुझे देखकर रो पड़ती थी और मैं उन्हें समझाती रहती थी कि मैं कहीं दूर नहीं जा रही हूँ। शादी बहुत अच्छे से हुई। राहुल के पिता ने सच में अपनी बात निभाई। उन्होंने दहेज का नाम तक नहीं लिया। पिताजी ने अपनी खुशी से जो थोड़ा बहुत सामान दिया, बस वही स्वीकार किया गया। किसी ने कोई मांग नहीं रखी। इससे मेरे माता पिता का सम्मान भी बना रहा और उनका दिल भी खुश हो गया। विदाई का समय आया तो मैं अपने माता पिता और बहनों से लिपटकर बहुत रोई, क्योंकि पहली बार मैं उनसे दूर जा रही थी। लेकिन मेरे मन में एक सुकून भी था कि मुझे अच्छा परिवार मिला है। मैं ससुराल पहुंची तो मेरा बहुत प्यार से स्वागत हुआ। मेरी सास ने आरती उतारी और मुस्कुराते हुए मेरा हाथ पकड़कर घर के अंदर ले गईं। मेरे ससुर ने भी मुझे बेटी कहकर आशीर्वाद दिया। उस समय मुझे लगा कि शायद सच में मेरी किस्मत अच्छी है। मेरे ससुराल में मेरी एक बड़ी ननंद थी, जिनका नाम दिव्या था। वो राहुल से बड़ी थी। उनकी शादी अभी नहीं हुई थी, इसलिए वो घर पर ही रहती थी। राहुल उनसे छोटे थे और घर के इकलौते बेटे थे। शुरुआत के कुछ दिन बहुत अच्छे बीते। सब लोग मुझसे प्यार से बात करते थे। मैं भी पूरे मन से घर के काम सीखने लगी। सुबह जल्दी उठती, सास के साथ रसोई संभालती, फिर सबके लिए नाश्ता बनाती, घर की साफ सफाई करती और समय मिलने पर दिव्या दीदी के साथ बैठकर बातें करती। राहुल भी मेरा बहुत ध्यान रखते थे। अगर मैं किसी काम में थक जाती तो कहते कि थोड़ा आराम कर लो, धीरे धीरे सब सीख जाओगी। उनकी ये छोटी छोटी बातें मेरे दिल को छू जाती थी। मुझे लगने लगा था कि अब यही मेरा नया परिवार है और मुझे इन्हें पूरे दिल से अपनाना है। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आने वाले समय में मेरी ज़िंदगी ऐसी करवट लेने वाली है जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की। शादी के शुरू के कुछ महीने बहुत अच्छे बीते थे। मुझे सच में ऐसा लगने लगा था कि मेरी ज़िंदगी अब सही रास्ते पर चल पड़ी है। राहुल मेरा बहुत ध्यान रखते थे। वो कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते थे। अगर मैं किसी काम में गलती कर देती तो भी प्यार से समझा देते थे। शाम को जब वो दुकान से वापस आते तो सबसे पहले मुझसे पूछते कि तुम्हारा दिन कैसा रहा। अगर मैं थकी हुई होती तो खुद मेरे लिए पानी लेकर आ जाते और कहते कि तुम पूरे दिन काम करती रहती हो, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। उनकी ये छोटी छोटी बातें मेरे दिल को बहुत सुकून देती थी। मेरे ससुर भी हमेशा मुझे अपनी बेटी की तरह रखते थे। उन्होंने कभी मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं इस घर की बहू हूँ। वो हर किसी के सामने मेरा पक्ष लेते थे। अगर कोई मेरी तारीफ करता तो गर्व से कहते कि हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी है। उन्होंने मुझे हमेशा सम्मान दिया और मेरे मायके वालों की भी बहुत इज्जत की। जब भी मेरे पिताजी घर आते तो वो उन्हें अपने बराबर बैठाकर चाय पिलाते, बातें करते और कभी उन्हें गरीब होने का एहसास तक नहीं होने देते थे। मैं मन ही मन ऊपर वाले का शुक्रिया करती थी कि मुझे इतने अच्छे ससुर मिले, लेकिन इस घर में हर कोई मेरे लिए ऐसा नहीं सोचता था। मेरी सास और मेरी बड़ी ननंद दिव्या दीदी का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा था। शुरू में वो सामने से मुस्कुराकर बात करती थी, लेकिन कुछ ही समय के बाद छोटी छोटी बातों पर ताने देना शुरू कर दिया। अगर मुझसे खाने में नमक थोड़ा कम या ज्यादा हो जाता तो कहती, पता नहीं मायके में कुछ सिखाया भी है या नहीं। अगर मैं थोड़ा देर से उठ जाती तो कहती कि गरीब घर की लड़कियां तो काम में तेज होती हैं, तुम तो किसी काम की नहीं हो। कभी मेरे कपड़ों पर ताना मारती, कभी मेरी पढ़ाई को लेकर बातें सुनाती। मैं चुपचाप सब सह लेती, क्योंकि मैं घर में लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती थी। मुझे लगता था कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि दिव्या दीदी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो मेरी हर बात में कमी निकालती थी।
अगर राहुल मेरे लिए कुछ लेकर आते तो उनके चेहरे का रंग बदल जाता। अगर ससुर जी मेरी तारीफ कर देते तो वो तुरंत कोई ना कोई ऐसी बात बोल देती जिससे माहौल खराब हो जाए। मैं कई बार सोचती कि आखिर मैंने उनका क्या बिगाड़ा है, लेकिन मुझे कभी कोई जवाब नहीं मिलता था। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। मैं रसोई में खड़ी सब्जी काट रही थी। सासू माँ और दिव्या दीदी हॉल में बैठी थी। उन्हें शायद लगा कि मैं रसोई में हूँ, इसलिए उनकी बातें मेरे कानों तक नहीं पहुंचेंगी। लेकिन रसोई और हॉल के बीच ज्यादा दूरी नहीं थी। उनकी हर बात मुझे साफ सुनाई दे रही थी। तभी मैंने दिव्या दीदी को कहते सुना कि पता नहीं पिताजी को इस लड़की में ऐसा क्या अच्छा लगा जो इसे हमारे घर की बहू बनाकर ले आए। न कोई दान दहेज मिला और ना ही ये ज्यादा पढ़ी लिखी है। मुझे तो ये लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं तो सोच रही हूँ किसी तरह राहुल का इससे तलाक करवा दूं। उनकी ये बात सुनकर मेरे हाथ वहीं रुक गए। मेरे दिल की धड़कनें अचानक तेज हो गईं। मुझे अपनी ही सुनाई हुई बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैं चुपचाप वहीं खड़ी रही और उनकी आगे की बातें सुनने लगी। तभी सासू माँ ने कहा कि तुम्हारे पिताजी ऐसा कभी नहीं होने देंगे। तुम बेकार की बातें मत किया करो। अब ये इस घर में आ गई है, इसे निकालना इतना आसान नहीं होगा। तुमने देखा नहीं तुम्हारे पिताजी इसे कितना प्यार करते हैं, हर समय बेटी बेटी कहते रहते हैं। अगर उन्हें जरा सा भी पता चला कि हम इसे परेशान करते हैं तो वो हम दोनों को ही डांट देंगे। उनकी बात सुनकर दिव्या दीदी हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान बिल्कुल अच्छी नहीं थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी चालाकी साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, माँ आप बस देखती जाइए, मैं ऐसा खेल खेलूंगी कि पिताजी को भी कुछ समझ नहीं आएगा और राहुल भी खुद इसे छोड़ देगा। फिर इस लड़की को इस घर से निकलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। उनकी ये बात सुनते ही मेरे पूरे शरीर में जैसे सिहरन दौड़ गई। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि वो आखिर करना क्या चाहती हैं। मैं चुपचाप रसोई में खड़ी रही ताकि उन्हें पता न चले कि मैंने उनकी सारी बातें सुन ली हैं। कुछ देर के बाद दोनों उठकर अपने अपने काम में लग गईं और मैं जैसे तैसे खुद को संभाल कर अपना काम करने लगी। लेकिन अब मेरा मन बिल्कुल शांत नहीं था। मैं बार बार यही सोच रही थी कि आखिर दिव्या दीदी मेरे साथ ऐसा क्यों करना चाहती हैं। मैंने उनका कभी बुरा नहीं सोचा, फिर वो मुझे इस घर से निकालने की बात क्यों कर रही हैं। उस दिन के बाद मैं घर की हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान देने लगी। अगर दिव्या दीदी किसी से धीरे धीरे बात करती तो मुझे लगता कि ज़रूर कोई नई चाल चल रही है। अगर वो मुझे देखकर अचानक चुप हो जाती तो मेरा शक और बढ़ जाता। लेकिन मैं बिना वजह किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहती थी। उसी शाम राहुल दुकान से वापस आए तो हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए मेरे पास आ गए और पूछने लगे, आज दिन कैसा रहा। मैं उन्हें सब कुछ बताना चाहती थी। मेरे होठों तक बातें आ भी गई थी, लेकिन अगले ही पल मैं रुक गई। मैंने सोचा, अगर राहुल ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया तो क्या होगा। आखिर दिव्या उनकी अपनी बड़ी बहन थी और मैं इस घर में नई थी। अगर उन्होंने यही समझ लिया कि मैं घर में फूट डालने की कोशिश कर रही हूँ तो बात और बिगड़ जाएगी। फिर मैंने अपने ससुर जी के बारे में सोचा। वो मुझे बेटी मानते थे, लेकिन अगर मैं बिना किसी सबूत के उनके सामने ये बात रख देती तो शायद उन्हें भी बहुत दुख होता। इसलिए मैंने उसी समय फैसला कर लिया कि मैं अभी किसी से कुछ नहीं कहूँगी। पहले मुझे सच जानना होगा और अगर सच में दिव्या दीदी मेरे खिलाफ कोई साजिश कर रही हैं तो मुझे उसके सबूत भी इकट्ठा करने होंगे, ताकि जब मैं राहुल और पिताजी के सामने बात रखूं तो कोई ये ना कह सके कि मैं झूठ बोल रही हूं या किसी पर गलत इल्ज़ाम लगा रही हूं। उस दिन के बाद मैंने खुद को पहले से ज़्यादा संभाल लिया। मैं पहले की तरह ही सबके साथ सामान्य व्यवहार करती रही ताकि किसी को मुझ पर शक न हो। लेकिन अंदर ही अंदर मैं हर बात पर नज़र रखने लगी। कौन किससे क्या बात कर रहा है, कौन कब कमरे में जाता है, कौन किस बात पर अचानक चुप हो जाता है। मैं सब कुछ ध्यान से देखने लगी। कई बार मुझे लगता कि शायद मैं बेवजह सोच रही हूँ, लेकिन फिर मुझे दिव्या दीदी की वही शैतानी मुस्कान याद आ जाती और उनकी वो बात मेरे कानों में गूंजने लगती कि माँ आप बस देखती जाइए, मैं ऐसा खेल खेलूंगी कि राहुल खुद इसे छोड़ देगा। बस उसी दिन मैंने मन ही मन ठान लिया था कि अब चाहे जितना समय लगे मैं हर सच्चाई अपने सामने लाकर रहूंगी, क्योंकि मुझे अपने रिश्ते पर भरोसा था, मुझे राहुल पर भरोसा था और सबसे ज़्यादा अपने ससुर पर भरोसा था। क्योंकि अगर किसी ने मेरे भरोसे का गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश की तो मैं चुप बैठने वाली नहीं थी। पहले मैं सच जानूंगी, फिर सही समय आने पर सबके सामने एक बात रखूंगी ताकि किसी के पास मेरी बात झुटलाने का कोई मौका ही न बचे।
और मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि दिव्या दीदी ने जो खेल अपने मन में शुरू कर दिया था, उसकी पहली चाल बहुत जल्द मेरे सामने आने वाली थी। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं आखिर क्या करूं, किससे अपनी बात कहूं और किस तरह इस सच्चाई को सबके सामने लेकर आऊं। मैं जानती थी कि अगर मैंने बिना किसी सबूत के कुछ भी कहा तो शायद कोई भी मेरी बात पर भरोसा नहीं करेगा, इसलिए मैंने चुप रहना ही सही समझा। बाहर से मैं बिल्कुल पहले जैसी ही रहती थी, सबके साथ हंसकर बात करती थी, घर का हर काम समय पर करती थी, ताकि किसी को मेरे मन की परेशानी का अंदाज़ा भी न हो। लेकिन अंदर ही अंदर मैं हर पल डर और बेचैनी में जी रही थी। मुझे हर समय यही लगता था कि दिव्या दीदी आखिर कौन सी चाल चलने वाली हैं, क्योंकि जिस तरह की बातें मैंने उन्हें करते हुए सुनी थी, उसके बाद मैं बिल्कुल निश्चित नहीं रह सकती थी। सबसे अजीब बात तो ये थी कि जब घर के बाकी लोग सामने होते थे, तब दीदी और माँ जी दोनों मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार करती थी कि किसी को उन पर ज़रा सा भी शक नहीं हो सकता था। वो मुझसे प्यार से बातें करती थी, मेरे हाथ के बने खाने की तारीफ करती थी, और अगर कोई रिश्तेदार घर आता तो मेरे सामने मेरी बहुत तारीफ करती। लेकिन अब मैं समझ चुकी थी कि ये सब सिर्फ दिखावा था। उनके दिल में मेरे लिए कुछ और ही चल रहा था। बचपन से ही मुझे केक बनाना बहुत पसंद था। जब भी घर में कोई छोटा बड़ा मौका होता, मैं खुद ही अलग अलग तरह के केक और पेस्ट्री बनाती थी। शादी के बाद भी मैंने अपना ये शौक नहीं छोड़ा था। शाम को चाय के समय मैं कभी चॉकलेट केक बनाती, कभी पाइनएप्पल, कभी बटर स्कॉच, तो कभी छोटे मोटे कपकेक बना देती थी। घर में आने वाले मेहमान भी मेरी बहुत तारीफ करते थे। एक दिन मैंने फ्रेश क्रीम से बहुत सुंदर केक बनाया था। उसे देखकर दिव्या दीदी मुस्कुराकर बोली, अंजलि, सच कहूँ, तुम्हारे जैसा केक तो कोई नहीं बना सकता। तुम तो बहुत अच्छा बनाती हो, कभी मुझे भी सिखाना, मैं भी सीखना चाहती हूँ। उनकी बात सुनकर अगर मुझे पहले वाली बातें याद न होती तो शायद मैं सच में खुश हो जाती, लेकिन अब मैं उनके चेहरे की मुस्कान के पीछे छिपी चालाकी पहचानने लगी थी। फिर भी मैंने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं दीदी, जब भी आप कहेंगी मैं आपको ज़रूर सिखा दूंगी। वो भी मुस्कुरा दी, जैसे उन्हें मुझसे बहुत लगाव हो, लेकिन मुझे अब उनकी हर मुस्कान बनावटी लगने लगी थी। इसी तरह 3-4 दिन और गुजर गए। एक दिन मेरे ससुर जी को अपने कारोबार के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ा। उन्हें वहाँ कुछ ज़रूरी काम था, इसलिए उन्होंने राहुल से कहा कि जब तक वो वापस नहीं आते, तब तक पूरी दुकान की जिम्मेदारी राहुल संभालेगा। राहुल ने भी बिना किसी शिकायत की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। अब सुबह दुकान खोलने से लेकर रात को बंद करने तक वही सब देखता था। कई बार उसे देर भी हो जाती थी, लेकिन मैं जानती थी कि वो काम में व्यस्त है, इसलिए कभी शिकायत नहीं करती थी। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। शाम ढल गई, रात हो गई, लेकिन राहुल अभी तक घर नहीं लौटे थे। मैंने उन्हें फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि दुकान पर ग्राहकों की वजह से थोड़ी देर हो जाएगी। तुम चिंता मत करना, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। मैंने ठीक है कहकर फ़ोन रख दिया और गेट के पास जाकर उनका इंतज़ार करने लगी। रात काफ़ी हो चुकी थी, सड़क पर भी अब बहुत कम लोग दिखाई दे रहे थे। मैं बस बार बार बाहर की तरफ देख रही थी कि तभी अचानक पीछे से तेज़ आवाज़, माँ माँ, जल्दी बाहर आइए, देखिए आपकी बहू क्या कर रही है। मैं घबराकर पलटी तो देखा, दिव्या दीदी तेजी से मेरी तरफ आ रही थी। उनके चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन उनकी आंखों में मुझे वही चालाकी दिखाई दे रही थी। उन्होंने आते ही ऊंची आवाज में कहना शुरू कर दिया, माँ जल्दी आइए, मैंने अपनी आंखों से देखा है, अभी अभी अंजलि ने एक लड़के को कुछ सामान दिया है, वो लड़का सामान लेकर भाग गया। उनकी बात सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि वो क्या कह रही हैं। मैंने घबराकर कहा, दीदी आप कैसी बातें कर रही हैं, कौन लड़का? मैं तो कब से यहीं खड़ी राहुल का इंतजार कर रही हूँ, मैं कहीं भी नहीं गई। लेकिन उन्होंने मेरी एक बात भी नहीं सुनी, उल्टा और जोर से बोली, झूठ मत बोलो, मैंने अपनी आंखों से देखा है, तुमने एक लड़के को कुछ दिया और वो लेकर भाग गया। अब तुम हमें बेवकूफ़ बना रही हो। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं बार बार यही कहती रही कि मैंने किसी को कुछ नहीं दिया, मैं सच बोल रही हूँ, लेकिन वो लगातार मुझ पर इल्ज़ाम लगाती रहीं। इतने में माँ जी भी बाहर आ गईं। उन्होंने आते ही पूछा, क्या हुआ दिव्या, इतनी ज़ोर से क्यों चिल्ला रही हो? दिव्या दीदी ने तुरंत कहा, माँ मैंने अंजलि को अभी एक लड़के को सामान देते हुए देखा। मुझे तो पहले से इस पर शक था, इसका ज़रूर किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा है और यह हमारे घर का सामान चुराकर उसे दे रही है। उनकी ये बात सुनते ही मैं सुन रह गई। मैंने रोते हुए कहा, माँ जी मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आप मेरी बात पर भरोसा कीजिए। लेकिन उन्होंने मेरी तरफ देखने के बजाय दिव्या की तरफ देखा, जैसे उन्हें उसी की बात सच लग रही हो।
इतने में घर की नौकरानी और 2 पुराने नौकर भी बाहर आ गए। सब लोग हैरानी से मुझे देखने लगे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बिना कोई गलती किए मैं अपराधी बन गई हूँ। तभी दिव्या दीदी बोली, पूरे घर की तलाशी लो, अभी सब कुछ पता चल जाएगा। आखिर इसने क्या चुराया है और किसे देकर आई है? अगर कुछ नहीं किया तो डर किस बात का? मैं रोते हुए बार बार कहती रही कि मुझे किसी तलाशी से कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन फिर भी मेरे दिल में अजीब सा डर बैठ गया था, क्योंकि मुझे दिव्या दीदी की बातों पर अब भरोसा नहीं रहा था। मुझे लग रहा था कि वो कुछ न कुछ जरूर करने वाली है। दिव्या दीदी सबसे पहले अपने ही कमरे की तरफ दौड़ी। माँ जी भी उनके पीछे पीछे चली गईं। मैं भी रोती हुई उनके पीछे गई। कुछ ही देर के बाद अचानक कमरे के अंदर से दिव्या दीदी की जोर से चीख सुनाई दी, माँ देखो, मेरा डायमंड का सेट नहीं मिल रहा और यहाँ रखे 50,000 रुपये भी गायब हैं। मैंने कहा कि आप अच्छे से देख लीजिए, शायद कहीं और रख दिए हों। लेकिन उन्होंने तुरंत मेरी तरफ उंगली करके कहा कि नहीं, मुझे सब पता है, ये सब इसी ने चुराया है। मैंने इसे अभी अपनी आंखों से एक लड़के को सामान देते देखा है। ज़रूर उसी बैग में मेरा डायमंड का सेट और पैसे थे। ये अपने यार के साथ मिलकर हमारे घर को लूट रही है। उनकी बातें सुनकर मेरा कलेजा कांप उठा। मैंने रोते हुए कहा, दीदी ऊपर वाले के लिए ऐसा मत कहिए। मेरा किसी लड़के से कोई रिश्ता नहीं है और मैंने आपके कमरे को हाथ तक नहीं लगाया। लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। माँ जी भी अब मुझे घूर कर देखने लगी। उन्होंने कहा, अंजलि अगर तुमने सच में कुछ नहीं किया तो फिर वो सामान कहाँ गया? मैं रोते हुए बार बार कहती रही कि मुझे नहीं पता, मुझे सच में कुछ नहीं पता। लेकिन कोई मेरी बात सुन ही नहीं रहा था। घर के नौकर भी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सच क्या है। मैं वहीं खड़ी लगातार रो रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। मुझे अब धीरे धीरे समझ आने लगा था कि शायद यही वो चाल थी जिसकी बात दिव्या दीदी ने कुछ दिन पहले अपनी माँ से की थी। वो मुझे इस घर से निकालने के लिए कोई बड़ा इल्ज़ाम लगाने वाली थी और आज उन्होंने वही कर दिया था। लेकिन मुझे अब भी उम्मीद थी कि राहुल आएंगे तो मेरी बात ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि उन्हें मुझ पर भरोसा था। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उस रात मेरे साथ जो होने वाला था वो मेरी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। थोड़ी देर के बाद बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई और राहुल घर आ गए। जैसे ही वो अंदर आए उन्होंने देखा कि पूरे घर का माहौल बदला हुआ है। माँ जी गुस्से में खड़ी थी। दिव्या दीदी बार बार रोने का नाटक कर रही थी और एक कोने में मैं खड़ी रो रही थी। मेरी आंखें सूज चुकी थी और मैं बार बार यही कह रही थी कि मैंने कुछ नहीं किया। राहुल ने अंदर आते ही घबराकर पूछा, क्या हुआ, घर में इतना शोर क्यों है? तब दिव्या दीदी बिना एक पल गवाए उनके पास गईं और रोने का नाटक करते हुए बोली, राहुल तुम्हें तो अपनी पत्नी पर बहुत भरोसा था ना, अब देख लो तुम्हारी सीधी सादी पत्नी तुम्हारी पीठ पीछे क्या कर रही है। ये घर पर लड़कों को मिलने के लिए बुलाती है और आज तो इसने सारी हदें पार कर दी। मेरे कमरे से 50,000 रुपये और मेरा डायमंड का सेट चुराकर अपने किसी आशिक को दे दिया। मैंने अपनी आंखों से इसे सामान देते देखा है। जैसे ही मैंने शोर मचाया वो लड़का भाग गया और ये यहाँ खड़ी रोने का नाटक करने लगी ताकि कोई इसकी असलियत पर शक ही ना करे। माँ जी भी तुरंत बोली, बेटा हमें भी पहले भरोसा नहीं हुआ, लेकिन दिव्या झूठ क्यों बोलेगी, उसने अपनी आंखों से सब देखा है। ये लड़की शुरू से ही हमें धोखा दे रही थी। राहुल ने पहले मेरी तरफ देखा, फिर अपनी बहन की तरफ और कुछ पल चुप रहे। फिर धीरे से बोले, नहीं दीदी ऐसा नहीं हो सकता, अंजलि ऐसी लड़की नहीं है, मैं उसे जानता हूँ, वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। उनकी ये बात सुनकर मुझे थोड़ी सी उम्मीद जगी। मुझे लगा अब सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि राहुल को मुझ पर भरोसा है। लेकिन दिव्या दीदी वहीं नहीं रुकी। उन्होंने तुरंत गुस्से में कहा, अच्छा तो अब तुम्हें अपनी बहन की बात पर भी भरोसा नहीं रहा? मैं क्या बेवजह इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाऊंगी? मैंने अपनी आंखों से देखा है और अगर आज इसे नहीं रोका तो कल ये पूरा घर खाली करवा देगी। उनकी बातें लगातार राहुल के दिमाग में भी जा रही थी। मैं रोते हुए राहुल के पास गई और कांपती आवाज़ में कहा, राहुल मेरी बात सुनिए, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने किसी लड़के को नहीं देखा। मैं तो कब से बाहर खड़ी आपका इंतज़ार कर रही थी। मैंने किसी का 1 रुपया तक नहीं लिया और ना ही किसी को कुछ दिया। आप मुझे जानते हैं ना, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले ही दिव्या दीदी फिर बोल पड़ी, देखो कैसे मासूम बनने की कोशिश कर रही है। चोर कभी अपना गुनाह मानते हैं क्या? माँ जी भी बार बार यही कहती रहीं कि हमने तो इसे अपनी बेटी माना और इसने यही दिन दिखाया।
धीरे धीरे राहुल का चेहरा भी बदलने लगा। वो उलझन में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किसकी बात पर भरोसा करें। मैं बार बार उनसे कहती रही कि मेरी आंखों में देखकर कहिए कि आपको सच में लगता है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। लेकिन घर का माहौल ऐसा बना दिया गया था कि मेरी एक बात भी किसी के दिल तक पहुंच ही नहीं रही थी। दिव्या दीदी लगातार रोने का नाटक करती रहीं और कहती रहीं कि अगर आज इसे इस घर में रखा गया तो कल ये हम सबको बर्बाद कर देगी। अचानक उन्होंने मेरा हाथ बहुत जोर से पकड़ लिया। मैं कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो मुझे खींचते हुए दरवाजे तक ले गई। मैं रोती रही, उनसे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती रही, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। मैं बार बार कहती रही, दीदी मैंने कुछ नहीं किया, ऊपर वाले के लिए मेरी बात सुन लीजिए। लेकिन उनके चेहरे पर जरा सी भी दया नहीं थी। उन्होंने गेट खोलकर मुझे बाहर धक्का दिया और जोर से बोली कि निकल जाओ इस घर से। खबरदार, अगर आज के बाद इस घर की तरफ मुड़कर भी देखा तो हमारे घर में तुम्हारे जैसी बदचलन लड़की के लिए कोई जगह नहीं है। तुमने हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। तुमने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अब कभी इस घर में कदम मत रखना। इतना कहकर उन्होंने मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद होने की तेज़ आवाज़ आज भी मेरे कानों में गूंजती है। मैं कुछ पल तक उसी दरवाजे को देखती रह गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस घर को मैंने अपना घर माना, उसी घर से मुझे आधी रात को इस तरह निकाल दिया गया। मैं लगातार दरवाज़ा खटखटाती रही, राहुल का नाम लेकर आवाज़ लगाती रही, कहती रही कि एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर के बाद घर की सारी लाइटें भी बंद हो गईं, जैसे उस घर के साथ साथ मेरे सारे रिश्ते भी हमेशा के लिए बंद हो गए। मैं वहीं दरवाजे के पास जमीन पर बैठ गई। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरी गलती क्या थी। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। मैं तो सिर्फ इस घर को अपना घर मानकर सबकी खुशी के लिए जी रही थी। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? रात काफ़ी हो चुकी थी। सड़क पर सन्नाटा था। कभी कोई गाड़ी निकल जाती तो उसकी रोशनी कुछ पल के लिए मेरे चेहरे पर पड़ती और फिर अंधेरा छा जाता। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था कि अब मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, किसके पास मदद मांगूं। मेरे पास न कोई सामान था, न कोई सहारा। मैं कई घंटे तक वहीं बैठी रोती रही। फिर एक बार मन हुआ कि अपने पिताजी के घर चली जाऊं, लेकिन अगले ही पल मैंने खुद को रोक लिया। मेरे पिताजी पहले से ही गरीब थे। उन्होंने कितनी मुश्किलों से मेरी शादी की थी। अगर उन्हें पता चलता कि उनकी बेटी को आधी रात को घर से निकाल दिया गया, तो वो ये सदमा सह ही नहीं पाते। उनकी तबीयत खराब हो जाती। शायद वो खुद को ही दोष देने लगते कि उन्होंने मेरी शादी गलत घर में कर दी। मैं उन्हें किसी भी कीमत पर तकलीफ नहीं देना चाहती थी। फिर मुझे अपनी दो छोटी बहनों का चेहरा याद आया। उनकी अभी शादी भी नहीं हुई थी। अगर मैं इस हालत में मायके चली जाती तो पूरे मोहल्ले में तरह तरह की बातें होने लगती। लोग यही कहते कि बड़ी बेटी ज़रूर गलत होगी, तभी तो ससुराल वालों ने निकाल दिया। ऐसी बातें सुनकर कौन अपने बेटे का रिश्ता हमारे घर करता? मेरी छोटी बहनों का क्या कसूर था? उन्हें मेरी वजह से बदनामी क्यों झेलनी पड़ती? यही सोचकर मैंने मायके जाने का ख्याल भी अपने मन से निकाल दिया। मैं पूरी रात उसी सड़क के किनारे बैठी रही। कभी रोती, कभी ऊपर वाले से पूछती कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जिसकी इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है। मेरे पास न कोई फ़ोन करने लायक हिम्मत बची थी, न किसी से मदद मांगने की ताकत। रात धीरे धीरे बीतती रही और मैं वहीं बैठी आसमान की तरफ देखती रही। मुझे लग रहा था जैसे मेरी पूरी दुनिया एक ही रात में ख़त्म हो गई हो, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि यही रात मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल इम्तिहान ज़रूर थी। मगर इसी रात के बाद मेरी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आने वाला था जो उन लोगों की हर साजिश को एक दिन उनके ही सामने बेनकाब करके रख देगा। पूरी रात रोते रोते कब सुबह हो गई मुझे खुद भी पता ही नहीं चला। जैसे ही सूरज की पहली किरण मेरे चेहरे पर पड़ी, मैंने धीरे से अपने आंसू पोंछे और खुद से कहा कि अंजलि, अगर आज भी तू यहीं बैठी रही तो जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी। जिन लोगों ने तुझे बिना गलती के घर से निकाला, उन्हें रोकर नहीं बल्कि अपने पैरों पर खड़े होकर जवाब देना होगा। मैंने गहरी सांस ली, अपने कपड़े ठीक किए और खुद को हिम्मत दी। मैं जानती थी कि अब मेरे पास कोई सहारा नहीं था, लेकिन मेरे पास मेहनत करने का हौसला अभी भी था। मैंने मन ही मन ऊपर वाले का नाम लिया और वहां से उठकर चल पड़ी। मेरे पास न कोई बैग था, न पैसे थे, न रहने की जगह, लेकिन उम्मीद अभी भी बाकी थी। मैं सड़क पर धीरे धीरे चलती रही और सोचती रही कि अगर किसी के घर काम मिल जाए तो कम से कम 2 वक्त की रोटी और रहने की जगह तो मिल जाएगी।
मैं एक घर के बाहर रुकी और घंटी बजाई। एक महिला बाहर आई। मैंने हाथ जोड़कर कहा, मैडम, अगर आपको घर के काम के लिए किसी की ज़रूरत हो तो मैं काम कर सकती हूँ। मैं खाना बनाना जानती हूँ, सफाई कर सकती हूँ, बर्तन कपड़े सब कर लूँगी। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और बिना कुछ बोले कहा कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ गई। दूसरे घर पर गई, वहाँ भी यही जवाब मिला। तीसरे घर गई, वहाँ भी किसी ने मना कर दिया। धीरे धीरे दोपहर होने लगी। धूप बहुत तेज हो चुकी थी। मेरे पैर दर्द करने लगे थे। पेट में तेज भूख लग रही थी क्योंकि मैंने पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया था। गला सूख रहा था, लेकिन मेरे पास पानी खरीदने तक के पैसे नहीं थे। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। मैं खुद से यही कहती रही कि अगर आज हार गई तो जिंदगी भर हार जाऊंगी। मैं एक और गली में पहुंची। वहां एक बड़ा सा पुराना लेकिन बहुत सुंदर घर था। मैंने हिम्मत करके घंटी बजाई। कुछ देर के बाद एक बुजुर्ग महिला ने दरवाज़ा खोला। उनके बाल सफ़ेद थे, चेहरे पर सादगी थी और आंखों में अपनापन दिखाई दे रहा था। उन्होंने प्यार से पूछा, हाँ बेटी, क्या बात है? मैंने हाथ जोड़कर कहा, आंटी, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। मैं कोई भी काम कर लूँगी। खाना बनाना, सफाई, बर्तन, कपड़े सब कर सकती हूँ। अगर आपके यहाँ किसी काम वाली की ज़रूरत हो तो मुझे रख लीजिए। उन्होंने मुझे कुछ पल ध्यान से देखा, फिर बोली, हमारी कामवाली अपने गाँव गई हुई है, कुछ दिनों तक वापस नहीं आएगी। अगर तुम चाहो तो फिलहाल यहाँ काम कर सकती हो, लेकिन हम ज़्यादा पैसे नहीं दे पाएंगे। मैंने तुरंत कहा, मुझे पैसे से ज़्यादा अभी काम की ज़रूरत है। मैं मेहनत से काम करूँगी। फिर मैंने हिम्मत करके उनसे एक और बात कही, आंटी, अगर हो सके तो मुझे यहाँ रहने की भी जगह दे दीजिए। मेरा कहीं और जाने का कोई ठिकाना नहीं है। मेरी बात सुनकर वो कुछ पल चुप रहीं, फिर बोली, नीचे एक बैठक है, वहाँ एक चारपाई पड़ी है, तुम चाहो तो वहीं सो सकती हो। वैसे भी इस बड़े घर में मैं और मेरे पति ही रहते हैं। हमारे बच्चे बाहर नौकरी करते हैं, इसलिए हमें कोई परेशानी नहीं होगी। उनकी ये बात सुनते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये दुख के नहीं बल्कि राहत के आंसू थे। मैंने हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद किया और उसी दिन से उनके घर में काम करना शुरू कर दिया। अगले ही दिन से मेरी नई जिंदगी शुरू हो गई। मैं रोज सुबह सबसे पहले उठती, पूरे घर की साफ सफाई करती, आंगन में पानी छिड़कती, पौधों को पानी देती, फिर रसोई में जाकर नाश्ता बनाती, उसके बाद बर्तन धोती, कपड़े धोती और दोपहर का खाना तैयार करती। आंटी और अंकल दोनों बहुत अच्छे थे। वो कभी मुझ पर बेवजह गुस्सा नहीं करते थे। अगर मैं थक जाती तो आंटी खुद कहती कि पहले बैठकर खाना खा लो, फिर काम कर लेना। धीरे धीरे मुझे वहाँ अपनापन का एहसास होने लगा। मैं शाम को उनके साथ बैठकर चाय पीती और उनसे बातें करती, लेकिन मैंने कभी उन्हें अपने बारे में पूरी सच्चाई नहीं बताई। बस इतना कहा कि मेरी कुछ मजबूरियां हैं, इसलिए मुझे काम करना पड़ रहा है। वो भी ज़्यादा सवाल नहीं करती थी। उन्हें मेरा काम बहुत पसंद आने लगा था। वो अक्सर अपने पड़ोसियों से कहती कि हमारी नई लड़की बहुत मेहनती है, जितनी सफाई से ये काम करती है, उतना आज तक किसी ने नहीं किया। मैंने वहाँ पूरे मन से काम किया। देखते ही देखते एक महीना निकल गया, फिर दूसरा महीना भी बीत गया। एक दिन उनकी पुरानी नौकरानी वापस आ गई। वो अपने गांव से लौट चुकी थी। आंटी ने मुझे प्यार से बुलाकर कहा, बेटी, अब हमारी पुरानी काम वाली वापस आ गई है, इसलिए अब हमें उसकी ही ज़रूरत है। लेकिन तुमने हमारे घर का जितना मन लगाकर काम किया, उसे हम कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने मुझे पूरे 2 महीने की मजदूरी दी और कुछ पुराने लेकिन अच्छे कपड़े भी दिए। जाते समय उन्होंने कहा, अगर कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक हमारे पास आ जाना। मैं उनका आशीर्वाद लेकर वहाँ से निकल आई। अब मेरे पास कुछ पैसे थे। मैंने तय किया कि अब मुझे किसी के यहाँ नौकरी नहीं करनी, बल्कि खुद कुछ शुरू करना है। बचपन से मुझे केक बनाना बहुत पसंद था। शादी के बाद भी जब मैं ससुराल में थी, तब मेरे हाथ के बने केक की सब तारीफ करते थे। मुझे पूरा भरोसा था कि अगर मैं मेहनत करूंगी तो इसी काम से अपनी पहचान बना सकती हूँ। मैंने शहर की एक छोटी सी बस्ती में जाकर रहने के लिए कमरा ढूंढना शुरू किया। काफ़ी खोजने के बाद मुझे एक छोटा कमरा मिला। उसकी छत कई जगह से टूटी हुई थी। बरसात में वहाँ पानी टपकता था। दीवारों का प्लास्टर गिर चुका था। खिड़की भी आधी टूटी हुई थी, लेकिन किराया बहुत कम था, इसलिए मैंने वही कमरा ले लिया। मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं कोई अच्छा घर ले पाती। मैंने सोचा फिलहाल यही सही है, मेहनत करके एक दिन इससे अच्छा घर भी ले लूंगी। मैं अपना थोड़ा सा सामान रखकर उसी दिन बाजार चली गई। मैंने अपने पास मौजूद पैसों का बहुत सोच समझकर हिसाब लगाया। फिर केक बनाने का ज़रूरी सामान खरीदा। मैंने मैदा लिया, चीनी ली, अंडे लिए, मक्खन खरीदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वनीला एसेंस और बहुत सारा ऐसा सामान लिया जो केक बनाने के काम आता है।
ताकि केक अच्छे दिखें। साथ में केक का मोल्ड, एक स्पैचुला और कुछ छोटे बड़े केक बॉक्स और ज़रूरी सामान भी खरीद लिया ताकि केक अच्छे दिखें। साथ में केक का मोल्ड, एक स्पैचुला, कुछ छोटे बड़े केक बॉक्स और ज़रूरी सामान भी खरीद लिया। सामान खरीदने के बाद मेरे पास बहुत कम पैसे बचे थे, लेकिन मेरे अंदर उम्मीद पहले से कहीं ज़्यादा थी। मैं सब सामान लेकर अपने छोटे से कमरे में वापस आई और उसी दिन से अपने घर से ही केक बनाने का छोटा सा काम शुरू कर दिया। शुरुआत आसान नहीं थी। बस्ती के लोग मुझे जानते तक नहीं थे। कोई मुझसे केक खरीदने को तैयार नहीं था। कई लोग कहते कि पता नहीं कैसा बनाती होगी, कोई कहता बाजार से ही ले आएंगे। पहले 2-3 दिन तो एक भी ऑर्डर नहीं मिला, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने सोचा अगर लोगों को मेरे हाथ का स्वाद पता चलेगा तभी तो वो भरोसा करेंगे। इसलिए मैंने अपने बचे हुए पैसों से छोटे छोटे कपकेक और पेस्ट्री बनाई और बस्ती के बच्चों को मुफ्त में खिलाई। बच्चे खुशी खुशी उन्हें खाने लगे। उन्हें केक बहुत पसंद आया। फिर उन्होंने अपने घर जाकर अपने माता पिता से बताया कि नई दीदी बहुत स्वादिष्ट केक बनाती हैं। अगले दिन 2 महिलाओं ने आकर मुझसे छोटे केक बनवाए। फिर किसी ने अपने बच्चे के जन्मदिन के लिए ऑर्डर दिया। उसके बाद धीरे धीरे लोगों का भरोसा बढ़ने लगा। मेरे हाथ के बने केक की खुशबू और स्वाद की चर्चा पूरी बस्ती में फैलने लगी। अब हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई ऑर्डर मिलने लगा। मैंने पेस्ट्री भी बनानी शुरू कर दी। स्कूल से लौटते बच्चे मेरे यहाँ पेस्ट्री लेने आने लगे। आसपास की महिलाएं त्योहार और जन्मदिन पर केक बुक कराने लगी। धीरे धीरे मेरी कमाई बढ़ने लगी। मैं सुबह से रात तक मेहनत करती, लेकिन इस मेहनत में मुझे सुकून मिलता था, क्योंकि पहली बार मुझे लग रहा था कि मैं अपने दम पर फिर से खड़ी हो रही हूँ। और मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि यही छोटा सा केक का काम एक दिन मेरी ज़िंदगी को इतनी बड़ी ऊंचाई पर पहुंचा देगा कि जिन्होंने मुझे ठुकराया था वही लोग एक दिन मेरा नाम सुनकर हैरान रह जाएंगे। धीरे धीरे करके मेरी मेहनत रंग लाने लगी। जिस काम को मैंने एक छोटे से टूटे हुए कमरे से शुरू किया था, वही काम अब मेरी पहचान बनने लगा। पहले दिन में 1-2 ऑर्डर आते थे, फिर 5-6 आने लगे। उसके बाद हर हफ्ते नए ग्राहक जुड़ते गए। लोग एक दूसरे को मेरा नाम बताने लगे। कोई अपने बच्चे के जन्मदिन के लिए केक बनवाता, तो कोई शादी की सालगिरह के लिए, कोई सगाई के लिए ऑर्डर देता, तो कोई ऑफिस की पार्टी के लिए। मेरे हाथ के बने केक की सबसे ज़्यादा तारीफ उसके स्वाद और सफाई की होती थी। मैं हर केक पूरी मेहनत और दिल से बनाती थी, इसलिए जो भी एक बार मेरे यहाँ से केक लेकर जाता, वो दोबारा ज़रूर वापस आता। कुछ महीनों तक घर से ही काम करने के बाद मुझे समझ आ गया कि अब इस छोटे कमरे से काम करना मुश्किल होता जा रहा है। ऑर्डर बढ़ चुके थे, जगह कम पड़ने लगी थी। तब मैंने फैसला किया कि अब मुझे अपनी एक छोटी सी दुकान खोलनी चाहिए। मैंने कई दिनों तक मार्केट में दुकान ढूंढी। आखिर एक दिन बस्ती से थोड़ी दूर मुख्य बाजार में मुझे एक छोटी लेकिन अच्छी दुकान दिखाई दी। मैंने दुकान के मालिक से बात की। उन्होंने मुझे किराया बताया। मुझे दुकान पसंद आ गई, क्योंकि वहाँ लोगों का आना जाना भी बहुत था। मैंने ज़रूरी कागजी काम पूरा किया और दुकान किराए पर ले ली। दुकान मिलने के बाद मैं बहुत खुश थी, लेकिन अभी काम बहुत बाकी था। मैंने सबसे पहले पूरी दुकान की अच्छी तरह सफाई करवाई। फिर दीवारों पर हल्का सुंदर रंग करवाया ताकि दुकान साफ और अच्छी लगे। उसके बाद एक मजबूत काउंटर बनवाया। ग्राहकों के लिए केक दिखाने वाला डिस्प्ले फ्रिज लगवाया। नया ओवन खरीदा। काम करने के लिए बड़े टेबल रखवाए, रैक रखवाए और केक बनाने का बाकी ज़रूरी सामान भी वहाँ पहुँचा दिया। जब सारी तैयारी पूरी हो गई और पहली बार मैंने अपनी दुकान के अंदर खड़े होकर चारों तरफ देखा, तो मेरी आंखें खुशी से भर आईं। मुझे वो दिन याद आ गया जब मेरे पास रहने के लिए भी जगह नहीं थी और आज मेरे पास अपना काम था, अपनी पहचान थी। मैंने उसी दिन अपनी दुकान से काम शुरू कर दिया। शुरुआत में मैं अकेली ही सब कुछ करती थी। सुबह जल्दी आकर केक बनाती, ग्राहकों से बात करती, ऑर्डर लिखती, पैसे संभालती और रात तक काम करती। कभी कभी इतना काम हो जाता कि खाना खाने तक का समय नहीं मिलता, लेकिन मुझे शिकायत नहीं थी, क्योंकि ये सब मेरी मेहनत का फल था। जैसे जैसे समय बीतता गया, मेरी दुकान की पहचान पूरे इलाके में बनने लगी। अब लोग पहले से ही तारीख तय करके ऑर्डर बुक करवाने लगे। त्योहारों पर तो इतनी भीड़ हो जाती कि मुझे रात तक काम करना पड़ता था। तब मैंने सोचा कि अब अकेले काम संभालना मुश्किल है, इसलिए मैंने अपने साथ एक लड़के को काम पर रख लिया। उसका नाम मोहित था। वो बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसका काम ग्राहकों से ऑर्डर लेना, समय पर केक पहुंचाना, सामान लाना और दुकान के छोटे मोटे काम संभालना था। उसके आने से मेरा काम काफ़ी आसान हो गया। अब मैं पूरी तरह केक बनाने पर ध्यान दे पाती थी। धीरे धीरे दुकान और भी अच्छी चलने लगी।
समय कब निकल गया मुझे खुद भी पता नहीं चला। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में गुजर गए। मेरी मेहनत लगातार रंग लाती रही। जिस दुकान को मैंने कभी किराए पर लिया था, एक दिन मैंने उसी दुकान को अपनी मेहनत की कमाई से खरीद लिया। जिस दिन दुकान के मालिक ने मेरे हाथ में उसकी रजिस्ट्री दी, उस दिन मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर वाले ने मेरी हर मेहनत का फल मुझे लौटा दिया हो। अब वो दुकान पूरी तरह से मेरी अपनी थी। मैंने अपनी बेकरी का नाम बड़े प्यार से अंजलि केक बेकरी रखा था। दुकान के बाहर सुंदर सा बोर्ड लगवाया जिस पर बड़े अक्षरों में अंजलि केक बेकरी लिखा था। धीरे धीरे ये नाम पूरे शहर में मशहूर होने लगा। लोग दूर दूर से मेरे यहाँ के केक लेने आने लगे। कई लोग कहते, अगर स्वादिष्ट और खूबसूरत केक चाहिए तो अंजलि केक बेकरी ही जाना। मेरी दुकान अब पहले से कई गुना ज्यादा चलने लगी थी। मेरे पास पैसों की भी अब कोई खास कमी नहीं रही थी। मैंने सबसे पहले उस छोटे टूटे हुए कमरे को छोड़ दिया जहाँ कभी बारिश में पानी टपकता था और अपनी मेहनत की कमाई से एक छोटा लेकिन बहुत सुंदर घर खरीद लिया। जब मैं पहली बार उस घर में गई तो मेरी आंखों के सामने मेरी पुरानी जिंदगी घूम गई। मुझे वो रात याद आई जब मेरे पास सर छुपाने की भी जगह नहीं थी और आज ऊपर वाले ने मुझे अपना घर दे दिया था। मैंने उसका धन्यवाद किया कि उन्होंने मुझे हारने नहीं दिया। अब मेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही थी, लेकिन मैंने अपने अतीत को कभी नहीं भुलाया क्योंकि वही अतीत मुझे हर दिन और मेहनत करने की ताकत देता था। एक दिन मैं अपनी बेकरी में खड़ी नए ऑर्डर की तैयारी कर रही थी। मोहित ग्राहकों से बात कर रहा था और मैं एक बड़े जन्मदिन के केक पर आखिरी सजावट कर रही थी। तभी अचानक मेरे मोबाइल की घंटी बजने लगी। मैंने हाथ साफ किया और फोन उठाकर देखा। स्क्रीन पर कोई अनजान नंबर दिखाई दे रहा था। पहले तो मैंने सोचा शायद किसी नए ग्राहक का फ़ोन होगा, इसलिए मैंने बिना ज़्यादा सोचे कॉल उठा ली। लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उस अनजान नंबर से आने वाली आवाज़ मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा बंद दरवाज़ा फिर से खोलने वाली थी, जिसे मैं हमेशा के लिए पीछे छोड़ चुकी थी। और उस एक फ़ोन कॉल के बाद मेरी ज़िंदगी एक बार फिर पूरी तरह बदलने वाली थी। फ़ोन उठाते ही मैंने सामान्य आवाज़ में कहा, हेलो। उधर से कुछ पल तक सिर्फ रोने की आवाज़ आती रही। पहले तो मुझे लगा शायद किसी ग्राहक के घर में कोई परेशानी होगी, लेकिन अगले ही पल जो आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, उसे सुनकर मैं बिल्कुल चुप हो गई। वो आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि मेरी सास की थी। कई सालों बाद उनकी आवाज़ सुन रही थी, लेकिन आज उस आवाज़ में पहले वाली सख्ती नहीं थी, बल्कि दर्द और पछतावा साफ सुनाई दे रहा था। वो रोते हुए बोली, अंजलि बेटा, हमें माफ़ कर दो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। ऊपर वाले ने हमें हमारे गुनाहों की सज़ा दे दी है। बेटा, अगर हो सके तो एक बार हमें माफ़ कर दो। उनकी बातें सुनकर मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गई। मुझे समझ ही नहीं आया कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया जो वही लोग आज मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं, जिन्होंने बिना मेरी बात सुने मुझे आधी रात को घर से निकाल दिया था। मैंने खुद को संभालते हुए पूछा, आखिर बात क्या है? आप अचानक ऐसा क्यों कह रही हैं? उधर से फिर उनके रोने की आवाज़ आई और वो बोली, बेटा, तुम बस एक बार अस्पताल आ जाओ। हम तुमसे सारी सच्चाई बताना चाहते हैं। दिव्या तुमसे मिलना चाहती है। उसकी हालत बहुत ख़राब है। मैंने घबराकर पूछा, अस्पताल? क्यों? क्या हुआ दिव्या दीदी को? तब उन्होंने कांपती हुई आवाज़ में कहा, डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि दिव्या को ब्रेन ट्यूमर है। बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि अब इलाज करना बहुत मुश्किल है। उन्होंने ये भी कहा कि उसके पास शायद बहुत कम समय बचा है। बेटा, उसकी आखिरी इच्छा बस यही है कि वो मरने से पहले एक बार तुमसे मिलना चाहती है। वो तुमसे माफ़ी मांगना चाहती है। उनकी बात सुनते ही मेरे हाथ सुन पड़ गए। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं कुछ पल तक कुछ बोल ही नहीं पाई। मेरे सामने अचानक वो सारी पुरानी बातें घूमने लगी। वही रात जब मुझे घर से धक्का देकर निकाला गया था, वही झूठे इल्ज़ाम, वही बेइज्जती, वही दर्द, सब कुछ मेरी आंखों के सामने फिर से आ गया। लेकिन उसी के साथ ये खबर भी मेरे दिल को हिला रही थी कि दिव्या दीदी इतनी बड़ी बीमारी से लड़ रही है। मैंने कभी उनके लिए बुरा नहीं चाहा था। उन्होंने मेरे साथ चाहे कितना भी गलत किया हो, लेकिन किसी की ऐसी हालत की मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। कुछ पल चुप रहने के बाद मैंने धीरे से कहा, मैं आती हूँ। इतना कहकर मैंने फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखते ही मैं कुछ देर अपनी कुर्सी पर बैठी रह गई। मेरे दिमाग में हज़ारों सवाल घूम रहे थे। आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि सब लोग माफ़ी मांग रहे हैं? क्या सच में उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, या फिर इसके पीछे भी कोई ना कोई बात है? लेकिन फिर मैंने सोचा, अगर कोई अपनी आखिरी इच्छा के लिए बुला रहा है तो मुझे ज़रूर जाना चाहिए। चाहे जो भी हो, सच्चाई जानना भी ज़रूरी था।
मैंने तुरंत खुद को संभाला। तभी मोहित मेरे पास आया। उसने देखा कि मेरा चेहरा अचानक उतर गया है। वो घबराकर बोला, क्या हुआ दीदी, सब ठीक तो है ना? आप बहुत परेशान लग रही हैं। मैंने अपने आंसू छिपाते हुए कहा कि हाँ, सब ठीक है, बस मुझे एक बहुत ज़रूरी काम से अभी बाहर जाना पड़ेगा। तुम दुकान संभाल लो। अगर कोई ग्राहक आए तो ऑर्डर लिख लेना और जिनके केक तैयार हैं उन्हें समय पर दे देना। मोहित ने फिर पूछा, दीदी अगर कोई परेशानी है तो बताइए, शायद मैं किसी तरह की मदद कर सकूं। मैंने हल्की सी मुस्कान लाकर कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बस दुकान का ध्यान रखना, मैं जितनी जल्दी हो सके वापस आ जाऊंगी। उसने सर हिलाकर कहा, ठीक है दीदी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, यहाँ का काम मैं संभाल लूंगा। मैंने अपना बैग उठाया, दुकान के एक बार चारों तरफ देखा और बाहर निकल आई। रास्ते भर मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था। मैं यही सोच रही थी कि आखिर इतने सालों बाद किस सच्चाई से मेरा सामना होने वाला है, जिसने एक पल में सब कुछ बदल दिया। टैक्सी में बैठकर मैं लगातार खिड़की से बाहर देखती रही, लेकिन मेरा ध्यान कहीं और ही था। मुझे बार बार वही रात याद आ रही थी जब मैं सड़क पर अकेली बैठी रो रही थी, और आज वही लोग मुझे खुद अस्पताल बुला रहे थे। मेरे मन में गुस्सा भी था, दर्द भी था और कई अनकहे सवाल भी थे, लेकिन इन सब के बीच कहीं न कहीं मेरे दिल में इंसानियत भी थी, क्योंकि चाहे दिव्या दीदी ने मेरे साथ कितना भी बुरा किया हो, इस समय वो एक बहुत बड़ी बीमारी से लड़ रही थी और शायद उन्हें सच में अपनी गलती का एहसास हो चुका था। कुछ ही देर बाद अस्पताल का बड़ा सा गेट मेरे सामने था। मैंने गाड़ी से उतरकर गहरी सांस ली और धीरे धीरे अस्पताल के अंदर कदम रखा। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस अस्पताल में होने वाली मुलाकात सिर्फ मेरे पुराने जख्म ही नहीं खोलेगी, बल्कि इन झूठों का भी पर्दाफाश करेगी जिन्होंने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। मैं धीरे धीरे अस्पताल के अंदर गई। वहां का माहौल बिल्कुल शांत था, लेकिन हर तरफ लोगों के चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। मैं सीधे रिसेप्शन पर पहुंची। वहां बैठी लड़की ने मुस्कुराकर पूछा कि जी, किससे मिलना है? मैंने धीरे से कहा कि मुझे दिव्या से मिलना है। उसने कंप्यूटर में देखकर पूछा कि आप उनकी क्या लगती हैं? मैंने जवाब दिया कि मैं उनकी भाभी हूँ। उसने तुरंत कहा कि रूम नंबर 4 पहली मंजिल पर दाईं तरफ है। मैंने उसे धन्यवाद कहा और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चली गई। हर कदम के साथ मेरा दिल और भारी होता जा रहा था। आखिर कई सालों बाद मैं उस परिवार से मिलने जा रही थी जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी थी। मैं रूम नंबर 4 के सामने जाकर कुछ पल रुक गई, फिर धीरे से दरवाज़ा खोला। जैसे ही मैं अंदर गई, मेरी नज़र सबसे पहले दिव्या दीदी पर पड़ी। वो अस्पताल के बेड पर लेटी हुई थी। उन्हें पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। उनका चेहरा बिल्कुल उतर चुका था, शरीर बहुत कमज़ोर हो गया था, आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे, सर पर बाल भी काफ़ी कम हो चुके थे। वो ठीक से उठ भी नहीं पा रही थी। उनके हाथ में ड्रिप लगी हुई थी और मशीनें लगातार उनकी धड़कनों पर नज़र रख रही थी। बीच बीच में वो दर्द से अपनी आंखें बंद कर लेती थी। ऐसा लग रहा था जैसे तेज सिर दर्द उन्हें लगातार परेशान कर रहा हो। कमरे में मेरी सास भी बैठी थी। उनका चेहरा भी पहले जैसा नहीं रहा था। कुछ ही सालों में वो बहुत बूढ़ी और कमज़ोर दिखाई देने लगी थी। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वो तुरंत उठी और मेरे सामने आकर दोनों हाथ जोड़ दिए। मैं कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो रोते हुए बोली, अंजलि बेटा, हमें माफ़ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा पाप किया। हमें हमारे हर गुनाह की सज़ा मिल चुकी है। उनकी हालत देखकर मेरे मन में भी अजीब सी बेचैनी होने लगी। तभी दिव्या दीदी ने बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोली। उन्होंने मुझे देखा और उनके चेहरे पर दर्द के साथ पछतावा भी साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने कांपते हुए हाथ से मुझे अपने पास आने का इशारा किया। मैं धीरे से उनके पास जाकर खड़ी हो गई। उन्होंने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, अंजलि, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैं शायद अब ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहूँगी, लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हें पूरा सच बताना चाहती हूँ। मैं चुपचाप उनकी बात सुनने लगी। उन्होंने गहरी सांस ली और फिर बोली, सच तो यह है कि मुझे तुम शुरू से ही बिल्कुल पसंद नहीं थी। मुझे तुम्हारा गरीब घर से आना अच्छा नहीं लगता था। मैं हमेशा चाहती थी कि राहुल की शादी किसी बहुत अमीर घर की लड़की से हो। मेरी एक बहुत अमीर सहेली थी, उसकी छोटी बहन और राहुल एक दूसरे को पहले से जानते थे और राहुल भी उसी लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन पिताजी के सामने कभी कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि वो उनका बहुत सम्मान करता था और उनसे डरता भी था। जब पिताजी ने तुम्हारा रिश्ता तय किया तो राहुल ने चाहकर भी मना नहीं किया और मजबूरी में उसे तुम्हारे साथ शादी करनी पड़ी। मेरी आंखें हैरानी से उनकी तरफ देख रही थी।
दिव्या दीदी आगे बोली, अंजलि, राहुल ने कभी तुमसे सच में प्यार नहीं किया। वो हमेशा तुम्हारे सामने अच्छा बनने का नाटक करता था ताकि पिताजी को उस पर शक न हो, क्योंकि पिताजी तुम्हें अपनी बेटी मानते थे। पूरे मोहल्ले और रिश्तेदारों के सामने तुम्हारी बहुत तारीफ करते थे। वो कहते थे कि उन्हें तुम जैसी बहू नहीं बेटी मिली है। राहुल जानता था कि अगर उसने सीधे तलाक की बात की तो पिताजी कभी भी नहीं मानेंगे, इसलिए उसने मेरे और माँ के साथ मिलकर तुम्हें बदनाम करने का पूरा प्लान बनाया। उसने कहा था कि ऐसा माहौल बना दो कि पिताजी को भी लगे कि गलती अंजलि की है, तब उसे घर से निकालना आसान होगा। मैं और माँ भी उसकी बातों में आ गए। हमने तुम्हारे खिलाफ झूठे इल्जाम लगाए, चोरी का झूठ बोला। उस रात सब कुछ पहले से तय था ताकि तुम्हें हमेशा के लिए घर से निकाल दिया जाए। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन मैं बिना कुछ बोले उसकी बातें सुनती रही। उन्होंने कहा, तुम्हारे जाने के बाद राहुल ने पिताजी के सामने बहुत बड़ा नाटक किया। वो हर किसी से कहता फिरता था कि पता नहीं अंजलि कहाँ चली गई, शायद वो सच में किसी लड़के के साथ भाग गई। उसने तुम्हें ढूंढने का भी झूठा नाटक किया ताकि पिताजी को उस पर शक न हो, लेकिन पिताजी को अंदर ही अंदर यकीन नहीं था कि तुम ऐसा कर सकती हो। वो कई बार कहते थे, मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती, लेकिन राहुल ने उन्हें तरह तरह की बातें कहकर यकीन दिला दिया कि तुम ही गलत थी। फिर करीब 6-7 महीने बाद उसने उसी लड़की से शादी कर ली जिससे वो पहले से प्यार करता था। कुछ समय तो सब कुछ ठीक चलता रहा, वो दोनों बहुत खुश थे, लेकिन शायद ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। जिस झूठे इल्जाम से हमने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की थी, वही दुख धीरे धीरे हमारे घर में लौट कर आने लगा। सबसे पहले दुकान में भयंकर आग लग गई। कुछ ही घंटों में पूरा शोरूम जलकर राख हो गया। लाखों का सामान खत्म हो गया। हमारा कारोबार पूरी तरह से बर्बाद हो गया। हम सब समझ ही नहीं पाए कि अब क्या करें। पिताजी उस सदमे में बहुत टूट गए, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। कुछ दिनों के बाद पिताजी और राहुल काम के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहे थे। रास्ते में उनकी कार का बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके और दोनों की वहीं मौत हो गई। दिव्या दीदी ये कहते कहते रोने लगी। कमरे में कुछ पल के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया। फिर उन्होंने आगे कहा, राहुल की मौत के बाद जिस लड़की के लिए उसने तुम्हें छोड़ा था, वो भी कुछ ही समय के बाद घर छोड़कर चली गई। उसने हमारा साथ नहीं दिया। उसने किसी और आदमी से शादी कर ली और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके बाद घर में सिर्फ मैं और माँ रह गए। हमारे पास कमाई का कोई जरिया नहीं बचा था। कारोबार खत्म हो चुका था। मजबूरी में हमें अपना बड़ा घर भी बेचना पड़ा और एक छोटे से मकान में जाकर रहना पड़ा। कई बार तो खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। तब मुझे पहली बार समझ आया कि किसी बेगुनाह की बद्दुआ कितनी भारी पड़ती है। कुछ महीनों के बाद मेरी तबीयत खराब रहने लगी। मुझे हमेशा सर में तेज दर्द होता था, उल्टियाँ होती थी, कई बार मैं बेहोश भी हो जाती थी। जब डॉक्टरों ने जांच की तब पता चला कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है। डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि बीमारी बहुत आगे बढ़ चुकी है, अब इलाज की उम्मीद बहुत कम है। उसी दिन मुझे लगा कि ऊपर वाले ने मेरे हर गुनाह का हिसाब मुझसे लेना शुरू कर दिया। मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसकी सज़ा मुझे मिल गई। अंजलि, मैं रोज़ ऊपर वाले से यही प्रार्थना करती रही कि मरने से पहले एक बार तुमसे माफ़ी मांग सकूं। अगर तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी तो शायद मैं चैन से मर भी नहीं पाऊंगी। इतना कहकर उन्होंने दोनों हाथ जोड़ दिए। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। कमरे में मौजूद मेरी सास भी रो रही थी और बार बार यही कह रही थी कि बेटा, हमने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। हमें जितनी सज़ा मिली है शायद उससे भी ज़्यादा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर हो सके तो हमें माफ़ कर दो। दिव्या दीदी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उनकी सांसें भी पहले से ज़्यादा तेज़ चल रही थी। उन्होंने बहुत मुश्किल से अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने तुरंत उनका हाथ अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया। उनके हाथ बिल्कुल ठंडे पड़ चुके थे। वो कांपती हुई आवाज़ में बोली, अंजलि, अब शायद मेरा समय आ गया। मेरे दिल पर बस एक ही बोझ था कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। अगर मैं तुमसे माफ़ी मांगे बिना इस दुनिया से चली जाती तो शायद मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती। अंजलि, बस एक बार कह दो कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया। उनकी बातें सुनकर मेरी आंखें भी भर आईं। मैंने उनके माथे पर प्यार से हाथ रखा और कहा, दीदी, ऐसा मत कहिए, आप ज़रूर ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर आपका इलाज कर रहे हैं, आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और जहाँ तक माफ़ी की बात है तो मैंने आपको दिल से माफ़ कर दिया। आपने जो किया उसकी सज़ा आपको ज़िंदगी ने दे दी। अब अपने मन पर कोई बोझ मत रखिए। मेरी बात सुनकर उनके चेहरे पर कई दिनों बाद हल्की सी शांति दिखाई दी, जैसे उन्हें किसी बात का सुकून मिल गया हो। तभी उन्होंने धीरे से पानी मांगा। मैंने तुरंत पास रखा ग्लास उठाया और बहुत संभल कर उन्हें थोड़ा सा पानी पिलाया।
उन्होंने एक घूंट पानी पिया और मेरी तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान दी। फिर बहुत धीमी आवाज में बोली, अब मुझे कोई डर नहीं है। इतना कहकर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे लगा शायद वो थक गई हैं, इसलिए मैंने तुरंत कहा, आप आराम कीजिए, मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। मैं जल्दी से कमरे से बाहर निकली और डॉक्टर को बुलाने के लिए दौड़ी। तभी पीछे से मेरी सास के जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मैं भागकर वापस कमरे में आई तो देखा माँ जी दिव्या दीदी को पकड़कर जोर जोर से रो रही थी। डॉक्टर भी तुरंत अंदर पहुंचे। उन्होंने दिव्या दीदी की जांच की। कुछ पल तक सब कुछ बिल्कुल शांत रहा। फिर डॉक्टर ने धीरे से उनकी आंखों पर चादर खींच दी और बहुत दुख के साथ कहा कि हमें अफसोस है, इन्हें बचाया नहीं जा सका, ये अब इस दुनिया में नहीं रहीं। डॉक्टर की बात सुनते ही माँ जी फूट फूट कर रोने लगी। वो बार बार अपनी बेटी का नाम लेकर उसे उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था। मैं भी अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक पाई। मेरे सामने वो इंसान था जिसने मेरी जिंदगी में बहुत दर्द दिया था, लेकिन अपने आखिरी समय में वही इंसान अपने किए पर सच्चे दिल से पछता रहा था। मैंने ऊपर वाले से मन ही मन उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की। कुछ देर के बाद मैं माँ जी के पास गई। वो जमीन पर बैठी रो रही थी। उन्होंने मुझे देखते ही मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए और रोते हुए बोली, बेटा, मैं बर्बाद हो गई, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। पहले मेरे पति चले गए, फिर मेरा बेटा चला गया और अब मेरी बेटी भी मुझे छोड़कर चली गई। ये सब मेरे अपने कर्मों का फल है। मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसकी सजा ऊपर वाले ने मुझे दे दी। मैं किसी लायक नहीं रही बेटा, अगर हो सके तो मुझे भी माफ कर दो। मैं उनके पास बैठ गई और उनका हाथ पकड़कर कहा कि माँ जी, अब खुद को और मत कोसिए, जो होना था वो हो चुका। दीदी वापस नहीं आएंगी, लेकिन अब आपको अकेले रहने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज भी आपको अपनी माँ की तरह मानती हूँ। मेरी बात सुनकर वो और भी ज़्यादा रोने लगी, लेकिन इस बार उनके आंसुओं में पछतावा था, घमंड नहीं। अस्पताल की सारी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद मैंने खुद दिव्या दीदी के अंतिम संस्कार की सारी जिम्मेदारी संभाली। मैंने उनकी हर रस्म पूरे सम्मान के साथ पूरी करवाई, क्योंकि मेरे दिल में अब उनके लिए कोई नफरत नहीं बची थी। मैं सिर्फ यही चाहती थी कि उन्हें शांति मिले। अंतिम संस्कार के बाद जब सब लोग चले गए तो माँ जी बिल्कुल अकेली रह गईं। उनके पास न कोई अपना बचा था, ना ही कहीं जाने की जगह। मैंने उनकी तरफ देखा तो मुझे उनकी हालत पर बहुत दया आई। मैंने उनसे कहा, माँ जी, अब आप मेरे साथ चलिए। आज से आपको अकेले रहने की ज़रूरत नहीं है। मेरा घर आपका ही घर है। आप मेरे साथ रहेंगी। पहले तो उन्होंने मना किया और कहा कि नहीं बेटा, मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। लेकिन मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा कि आपने मुझे चाहे जितना दुख दिया हो, लेकिन आज भी मैं आपको अपनी माँ ही मानती हूँ। बेटी कभी अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ती। मेरी बात सुनकर वो मेरे गले लगकर रो पड़ी और फिर मेरे साथ मेरे घर आ गईं। उस दिन के बाद हमारी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। माँ जी अब पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही। वो हर समय मेरे साथ प्यार से रहती, मेरी हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखती, सुबह मेरे लिए चाय बनाकर रखती। जब मैं बेकरी जाने लगती तो कहती कि बेटा, समय पर खाना खा लेना, ज़्यादा काम मत करना। शाम को मेरे लौटने का इंतज़ार करती और मेरे आने के बाद ही खाना खाती। कई बार वो खुद मेरी बेकरी पर भी आ जाती और छोटे मोटे काम में मेरा हाथ बटा देती। मैं उन्हें देखकर यही सोचती कि इंसान अगर अपनी गलती सच्चे दिल से मान ले तो उसके अंदर कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। धीरे धीरे मेरे दिल के सारे पुराने जख्म भी भरने लगे। अब मेरे मन में किसी के लिए कोई शिकायत नहीं थी। मैंने जिंदगी से यही सीखा था कि नफरत इंसान को अंदर से खत्म कर देती है, लेकिन माफ करना इंसान को सुकून देता है। ऊपर वाले ने देर से ही सही, लेकिन हर किसी को उसके कर्मों का फल दिया और आखिर में मुझे भी मेरी मेहनत, मेरी इज्जत और मेरा अपना परिवार वापस दे दिया। अब मैं और माँ जी माँ बेटी की तरह एक ही घर में रहते थे, एक दूसरे का सहारा बन चुके थे और पहली बार मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इतने सालों के बाद आखिरकार मेरी जिंदगी में सचमुच खुशियों की सुबह आ चुकी थी।